जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा। और व्यूअर्स, ईरान जो है उसने पाकिस्तान पे अपनी जिसे कहते हैं कि तनकीद बढ़ा दी है। और ईरान जिसका अफ़गानिस्तान में काफ़ी असर व रसूख़ रहा है और अभी भी है। और वो समझता है कि जो पाकिस्तान है उसमें उसकी अफ़गानिस्तान में मुदाख़लत ज़्यादा है। और ऐसी चीज़ों में तो लगता है जैसे पाकिस्तान ये कहता है कि ईरान खुद शाम, इराक और यमन में खुलेआम मुदाख़लत करता है और दुनिया से किसी से ढकी-छुपी नहीं है। और अगर पाकिस्तान का किसी किस्म का इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान में है तो ईरान कहता है ये कि ये इन्फ्लुएंस क्यों है? और रिसेंटली ईरान ने यानी कि ईरानियन अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि वो जो पंजशीर में ड्रोन हमलों के ज़रिए तालिबान की मदद कर रहा है। अब देखें कि ये एक बहुत बड़ा बयान है जो ऑब्वियसली ईरानी जो लीडरशिप है या वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान पे लगा रहे हैं। और ये मैंने बड़ी जगहों पे देखा है। अ, और जो ईरान के खदशात हैं वो ये हैं कि अ, आइंदा जो तालिबान की हुकूमत है, जो वहाँ पे जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, वो ईरान उस पे परेशान है। आपको पता है कि जो 33 मेंबर एक इंटरिम कैबिनेट का ऐलान किया था, ईरान ने उस पे नाराज़गी का इज़हार बना किया है और वो नाराज़गी का सबब बना है। इसमें आपको 2 बातें बता दूँ कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ख़्याल ये है कि ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसमें जो 33 मेंबर इंटरिम कैबिनेट का ऐलान तालिबान में किया, इसमें जो 30 हैं, वो पश्तून हैं। और जो है वो जो ताजिक और हज़ारा की तो रिप्रेज़ेंटेशन ही कोई नहीं है वहाँ पे। 1-2 2 मेरा ख़्याल है ताजिक हैं और एक कोई और है। सो अब यहाँ पे आके ये पॉइंट चलता है कि जो 8 सितंबर को पाकिस्तान की मेज़बानी में एक अफ़गानिस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ थे, उस पे इजलास हुआ। तो वहाँ पे जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमरहदुल्लाहान ने ये कहा कि अगर एक वसील बुनियाद एक बड़ी हुकूमत नहीं बनेगी, तो इस्तेहकाम नहीं आ सकता, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनेगी, तो इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अच्छा, मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान भी इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, सारी दुनिया कर रही है, लेकिन तालिबान नहीं सोच रहे। तालिबान ने ये जो गवर्नमेंट बनाई है, इसमें 2 चीज़ें जो हैं, वो बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि उन्होंने सारी की सारी जो पावर है वो पश्तून एलिमेंट्स को दे दी है। और दूसरा ये है कि वो जितनी पावर है वो सारी की सारी जिहादी एलिमेंट्स को दे दी है। ये जो ट्रू जो आप समझ लें कि जो जिहादी लोग थे या जिहाद के आप समझ लें कि आइडिया और थॉट को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ये उनको सारी की सारी ईरान ने अपनी पावर्स जो है वो दे दी हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ ईरान के अंदर से भी ये भी बात चली है जी कि अ जो फ़ौज का इस्तेमाल ईरान अफ़गानिस्तान करेगा, दैट इज़ नॉट फेयर। और जबकि ईरान जो है उसके अपने ताल्लुकात भी माज़ी में कोई तालिबान के साथ इतने अच्छे नहीं रहे थे। माज़ी में कहा जाता है कि 1998 में जो अफ़गानिस्तान का शहर मज़ार-ए-शरीफ था, वहाँ पे एक ईरानी कॉन्सुलेट में धमाके हुए थे। और सॉरी, धमाके नहीं हुए थे, लेकिन जो सफारतकार थे उनको कत्ल कर दिया गया था। और ईरान हमेशा ये कहता रहा है कि जो शिया हज़ारा कम्युनिटी है उसको किसी किस्म का जो है वो तालिबान सपोर्ट नहीं कर रहे, और माज़ी में जो शिया हज़ाराज़ हैं उनको मारते रहा है तालिबान। लेकिन अभी कुछ अरसे से तालिबान ने शियाज़ को वहाँ पे मारना बंद कर दिया था। और ये एक जिसे आप कह लें कि अ, अभी क्योंकि दाइश जो है वो शियाज़ को अफ़गानिस्तान में मार रही है, तो ईरान तालिबान से इस सिलसिले में मदद ले रहा था। और ये कहा भी जा रहा है कि जो कुछ ऐसे कमांडर्स थे जिनका ईरान पे बड़ा ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस था, जिनमें कय्यूम ज़ाकर और सदर इब्राहीम और दाऊद मुज़म्मिल के नाम आते हैं कि ये बड़े कमांडर थे ईरान के, इन्फ्लुएंस वाले जो कमांडर थे। लेकिन ये सारे के सारे कमांडर्स को नज़रअंदाज कर दिया गया और उन्हें किसी किस्म का पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं दिया गया। और मेरा ख़्याल है कि अमेरिका के बाद ईरान भी ये समझता है कि जो उनके मफ़ादात हैं, जो उनका नेशनल इंटरेस्ट है, वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। यहाँ पे ज़ाहिर बात है कि जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा है और जो वहाँ की जो लीडरशिप है, वो परेशान है इस सेंस में कि जो उनके रिलेटेड लोग थे, वो तो नहीं आ सके। और पाकिस्तान पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पंजशीर में आप ये कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान पे भारत भी इल्ज़ाम लगा रहा है
کہ جی آپ پنشیر پہ یہ کر رہے ہیں، بلکہ بھارتی میڈیا زیادہ الزام لگا رہا تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے اس پہ بڑی جگہوں پہ بات بھی کی، بلکہ الجزیرہ پہ بھی میں نے اس کے اوپر انٹرویو دیا تھا پنشیر کے حوالے سے۔ دیکھیے پنشیر ایک چھوٹا سا ایک پروونس ہے، 5-6 ڈسٹرکٹس ہیں، 2.25 لاکھ کی آبادی ہے، اور وہ دے کانٹ سروائیو دس وے جب تک ان کو ایکسٹرنل سپورٹ نہیں رہے گی۔ اور کون ان کو ایکسٹرنل سپورٹ دے گا؟ کیا ان کو ایران دے گا، امریکہ دے گا، روس دے گا، چین دے گا، کون دے گا؟ جو حالات جس طرح نظر آ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی سپورٹ دے، اور اگر اس طرح کے حالات رہے تو طالبان ظاہری بات ہے پاورفل ہیں، وہ ایک لینڈ لاک سا پروونس ہے، اس کے ساتھ ایک آدھ اور پروونس ہے جس پہ تھوڑا بہت ان کا انفلوئنس ہے، ادروائز تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ سو اگر باہر سے کوئی سپورٹ نہ آئے تو پنشیر سروائیو نہیں کر سکتا۔ اور پتہ تو یہ چلتا ہے کہ جو پنشیر میں ماضی میں ایک سچویشن اور تھی، ایک سینٹرل گورنمنٹ کمزور تھی، اس وقت جو کہ پتہ تو یہ چلتا ہے کہ طالبان بھی بڑے پریشان ہیں، اور یہ جو 30 لوگ جو ہیں وہ پشتون ہیں، اور یہ جو جہادی مائنڈ سیٹ کے زیادہ لوگ ہیں، جو جہاد میں زیادہ، اور وہ جو سینٹرل ان کے جو آئیڈیاز ہیں اس پہ زیادہ وہ رکھتے ہیں، تو اس پہ طالبان پریشان ہے کہ یہ ان کے لیے بھی بہت برا ہے، کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں کو ٹیک کیئر نہیں کر رہے، وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں طالبان۔ پاور کا مل جانا ایک اور چیز ہے، اس کا ایکسرسائز کرنا، اس انفلوئنس کو ایکسرسائز کرنا ایک اور چیز ہے، پاور کا نہ ہونا ایک اور چیز ہے۔ اور افغانستان کی سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ طالبان ابھی آ تو گئے ہیں، لیکن ہاؤ ٹو رن دا گورنمنٹ، دیٹ از ڈیفیکلٹی۔ بہت سارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان جو ہے وہ مدد کر رہا ہے ان کو اکنامک اسسٹنس دینے میں، یا اکنامیکلی انفراسٹرکچر کھڑا کرنے میں، یا ان کی بیسک جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے اسٹیٹ کے حوالے سے۔ ظاہری بات ہے پاکستان کے علاوہ یہ پوری دنیا کی ذمہ داری ہے، ورنہ افغانستان میں تو کیوس ہو جائے گا۔ اب ایران کا صرف پاکستان اور ایران کا مسئلہ صرف افغانستان میں نہیں ہے، اس سے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈین وہ جو کمانڈر کلبھوشن یادو تھے، ان کے بھی بارے میں پاکستان نے یہ کہا یہ ایران سے آئے ہیں۔ تو پاکستان اور اس وقت کی پوزیشن یہ تھی کہ ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں حسن روحانی، ہی واز ان اسلام آباد۔ تو جب ڈی جی آئی ایس پی آر، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل عاصم باجوہ نے یہ پریس کانفرنس کی اور یہ سارا کہا، اور اس طرح کی باتیں ہوئی۔ اب یہ چیزیں ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت افغانستان میں ہو رہا ہے، لیکن طالبان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ کوئی مکمل طور پہ ختم تو نہیں ہو سکتے، یا اس پہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں ممالک، طالبان کے پاس اب افغانستان کی حکومت ہے، گو کہ ابھی ڈی فیکٹو ہے، کسی نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا، کیونکہ پاکستان نے آج کہا ہے کہ ہم ریکگنائز کریں گے اس گورنمنٹ کو ود کنڈیشنز، جو کہ باقی ممالک نے بھی ایسے ہی کہا ہے کہ کنڈیشنز کے ساتھ۔ لیکن طالبان، ایران اور پاکستان کے معاملات خراب نہ ہو جائیں، یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ پاکستان یہ کہتا ہے، پاکستان نے کہا تو نہیں لیکن یہ بات بہت سارے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر ایران یمن میں، عراق میں اور باقی جگہوں پہ جو مرضی کرتا ہے، لیکن افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ ایران جو ہے وہ اس کو پرابلم ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے جو اپنے بائی لیٹرل معاملات ہیں وہ اتنے سلجھے نہیں ہیں۔ گو کہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے میرا خیال ہے 2 دفعہ یا 3 دفعہ، آئی تھنک 2 دفعہ انہوں نے ایران کا وزٹ کیا ہے، اور اس سے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر بھی ایران میں گئے ہیں، لیکن ہمارے اور ایران کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، اور اس کی وجہ ہے کہ ہمارا، اچھا مزے کی بات ہے افغانستان میں بھی طالبان جو ہے وہ ایران چاہتا ہے کہ طالبان پاور میں ہے، پاکستان بھی آبویسلی چاہتا تھا، اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، چاہتا تھا کہ طالبان پاور میں، کیونکہ پاکستان کو یہ تھا کہ اگر طالبان پاور میں آتے ہیں تو ایک سینٹرل اسٹرانگ گورنمنٹ بن سکتی ہے، ادروائز سینٹرل اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں بن سکتی افغانستان میں۔ تو دونوں یہی چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ کس چیز پہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو طالبان ہیں وہ اپنی مرضی سے جو لوگ لے کے آئے ہیں وہ چیز غلط ہے، یعنی کہ وہ جو زیادہ پشتون ڈومیننٹ طالبان ہے یہ غلط ہے، اور جو جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں یہ غلط ہے۔ دس از اے پرابلم ان افغانستان، اور جو ایرانی وزارت خارجہ نے یہ ساری بات کی۔ سو دا پوائنٹ ٹو پونڈر اینڈ دا کوسچن ٹو ریز از کہ میرا خیال ہے کہ دونوں ممالک کو، اور خاص کر کے پاکستان کو، جو ریجنل ممالک ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بات بھی کرنی چاہیے، اور
और इस वक़्त कतर की अहमियत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बल्कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा कतर की अहमियत बढ़ती जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा तो आए हैं, लेकिन वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन्स वो नहीं अभी आ रहे, और कतर की सॉफ्ट पावर ज़्यादा है इस वक़्त फॉर जस्ट सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग द अफ़गान एंड तालिबान एंड एवरीवन एल्स फॉर द टॉक्स एंड फॉर द डेवलपमेंट देयर। सो इन रियलिटी पाकिस्तान और ईरान के जो मामलात हमारे अपने बॉर्डर पे भी रहे थे, और आपको याद है कि पाकिस्तान और ईरान जो है वो भी बॉर्डर पे फेंसिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान भी फेंसिंग कर रहा है। हमने ईरान बॉर्डर पे भी शुरू की हुई है, अफगानिस्तान बॉर्डर पे तकरीबन 90% हो चुकी है। सो हम जो फेंसिंग कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के साथ हमारा ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ से आते हैं यहाँ पे। फिर पाकिस्तान और ईरान का मसला है कि यहाँ पे स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, ईरानी ऑयल पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान समझता है कि ये स्मगलिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुँचता है। ये इनफॉर्मल ट्रेड जो है, ये नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जो पाक-ईरान बॉर्डर के ऊपर कुछ बहुत सारे जो इलाके हैं, वहाँ पे गैस, बिजली और बहुत सारी जो अशियाए खुर्द-ओ-नोश हैं, वो तो सारी की सारी ईरान से आती हैं, पाकिस्तान से जाती नहीं है, क्योंकि उनको बहुत आसान पड़ती हैं। सो बट एनी हाउ अगेन हमारे और आपको याद है कि जब कोविड आया तो तब भी ईरान के ऊपर बड़ी बातें की गई। किसी ने कहा जी कि देखें ये शियों का वायरस आ गया है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन चीज़ें को मुनासिब ना रही तभी। लेकिन ईरान और पाकिस्तान कोई मुस्लिम कंट्री तो हैं, नेबली कंट्री तो हैं, लेकिन कोई फ्रेंडली कंट्रीज़ उस तरह नहीं है। बिकॉज़ ईरान जो है वो हमेशा ब्लेम करता रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की साइड ली है, लेकिन कुछ अरसे से पाकिस्तान ने ये ईरान को और मिडल ईस्ट में ये कहा है कि हम न्यूट्रल रहेंगे ईरान और सऊदी अरब के मामले में। गो के पाकिस्तान कई दफ़ा ऑफ़र किया है कि हम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मामलात बेहतर करवा सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये हमारे कद-काठ से बहुत बड़ी बात है और हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि ये ऐसे हो। बट एनी हाउ इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन, लेकिन पाकिस्तान को ब्लेम करना, इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ ईरान। और अगर पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे भी तो उनको कुछ नहीं मिलना। हाँ, ये बात ठीक है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो तालिबान ने रिजेक्ट कर दी है, क्योंकि तालिबान की 2 ही बेस है। एक बेस है पश्तून और दूसरी उनकी बेस है जिहादीज़, एंड दे आर वर्किंग विद दीज़ 2 आइडियाज़ कि वो जिहादीज़ को साथ में लाएँगे, जो उनके साथ लड़ते रहे, क्योंकि दाइश भी एक्टिव हो गई है, वो भी काम कर रही है, वो भी सोच रही है। तो दे डोंट वांट टू गिव अ स्पेस टू द दाइश के या उसके जो अब ये ना हो, क्योंकि जो आइडियोलॉजिकल शरिया बेस्ड स्टेट के जो एस्पिरेंट हैं वो जो तालिबान के अलावा जो दाइश ज़्यादा हो सकता है। सो ये ना हो कि तालिबान के लोग टूट-टूट के दाइश में चले जाएँ बिकॉज़ तालिबान आर नॉट परफॉर्मिंग बेटर। ये भी वैसे एक प्रॉपर थ्योरी है, इसको भी समझना चाहिए, लेकिन वी विल टॉक इट ऑन सम टाइम लेटर। बट टुडे ऑन ये पाकिस्तान का ईरान को ब्लेम करना, ऑब्वियसली पाकिस्तान ने कोई इतना लंबा-चौड़ा बयान नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन दिस इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर।